हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? सो माई सेल्फ रवि विश्वकर्मा एंड आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी लखनऊ। सो लास्ट टर्म पे हमारा सब्जेक्ट चल रहा था, टॉपिक चल रहा था, दैट इज़ योर रिविट जॉइंट, जिसमें हमने कई सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली थी, जिसमें से मैंने रिविट क्या होता है इसके डिफाइन कर दिया था, रिविट मटेरियल्स क्या होते हैं, रिविट के कौन कौन से पार्ट होते हैं, रिविट हेड के टाइप्स के बारे में, एंड साथ ही साथ मैंने रिविट के फेलियर्स के बारे में आपसे डिस्कस कर रखा था। क्लियर? सो आज हम उसी के आगे स्टार्ट करते हैं, दैट इज योर टाइप ऑफ रिविट जॉइंट। सो आप लोग हेडिंग डालें, टाइप ऑफ रिविट जॉइंट, टाइप्स ऑफ रिविट जॉइंट। बेसिकली आपको पता है रिविट जॉइंट बेसिकली दो टाइप से होता है, दैट इज योर लैप जॉइंट एंड सेकेंड वन इज बट जॉइंट। अब मैं एक बार सिंपल सा डायग्राम बता दे रहा हूं कि क्या होता है लैप जॉइंट और क्या होता है बट जॉइंट। इसके बाद इसकी डेफिनेशन लिखने की आपको जरूरत नहीं है, एक बार प्रैक्टिकली फील कर लेंगे। लैप जॉइंट का मतलब ये होता है कि ओवरलैपिंग करना, मीन्स किन्हीं दो प्लेट्स को हम ओवरलैप करके ज्वाइंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर सिंगल प्लेट, एक प्लेट और मैंने इसके ऊपर ला के रख दी, लैप कर दिया, ओवरलैप कर दिया मैंने, और उसके बाद इसके ऊपर से मैंने क्या कर दी, कंसीडरिंग दिस इज द रिविट, इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, रिविटिंग कर दी, और ये कुछ ऐसा लग गया, आपको दिख रहा होगा। क्लियर? तो दिस इज योर लैप जॉइंट। अगर मैं डायग्रामेटिकली बनाना चाहूं तो लैप जॉइंट का डायग्राम कैसा बनेगा, दिस इज योर सिंगल प्लेट, this is the plate and this is your another plate जो इसी के ऊपर ओवरलैप कर रही है। ठीक है, एक आपकी प्लेट ये है एंड एक आपकी प्लेट ये है, और इस प्लेट को जोड़ना किससे, विद द हेल्प ऑफ रिविट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रिविटेड लैप जॉइंट। यहां पर हम इसके ऊपर क्या कर देंगे, इसकी रिविटिंग कर देंगे और एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा रिविटेड लैप जॉइंट। तो लैप जॉइंट कुछ ऐसा होता है कि जिन्हें में दो प्लेट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती है, उनके बीच हम क्या कर देते हैं, रिविटिंग कर देते हैं। दूसरा होता है बट जॉइंट। बट जॉइंट वो जॉइंट होते हैं जिसमें एक दूसरे की प्लेट, मीन्स दो प्लेट एक दूसरे के साथ अलाइंड में जुड़ती हैं और उनको किसी तीसरी कवर प्लेट की हेल्प से या स्ट्रैप प्लेट की हेल्प से जोड़ा जाता है। ठीक, जैसे ये आपकी एक प्लेट है, एक ये प्लेट है, इस प्लेट को मैं ऐसे कर दूंगा तो दिस इज योर लैप जॉइंट। लेकिन अगर मैं इसी प्लेट को अलाइंटली जोड़ देता हूं, मीन्स एक दूसरे के एजेस को जोड़ता हूं और इनको जोड़ने के लिए की तीसरी कवर प्लेट की का इस्तेमाल करता हूं, तो उसे बोलते हैं हम बट जॉइंट। बट जॉइंट देखिए डायग्राम आते हैं इसका, दिस इज अ प्लेट, ये एक प्लेट हो गई और यहीं से एक दूसरी प्लेट इसके साथ जुड़ेगी, दैट इज योर सेकेंड प्लेट। दिस इज योर प्लेट नंबर वन, दिस इज योर प्लेट नंबर वन, दिस इज योर प्लेट नंबर टू। इज इट क्लियर? लेकिन अब ये दोनों प्लेट कैसे जुड़ेंगी, इनके जुड़ने के लिए एक अदर प्लेट होती है जिसका नाम होता है कवर प्लेट या फिर स्ट्रैप। इसके ऊपर हम स्ट्रैप लगा देते हैं और अब इसकी हेल्प से, अब सिंगल स्ट्रैप लगा दें या डबल स्ट्रैप लगा दें, तो ये केसेस आगे हम पढ़ते रहेंगे कि सिंगल स्ट्रैप होने से क्या फायदा और डबल स्ट्रैप होने से क्या फायदा, और इनको फिर मैं रिविटिंग की हेल्प से जोड़ देता हूं। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिविटेड बट जॉइंट। ये डायग्राम के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि लैप जॉइंट कैसा होता है और बट जॉइंट कैसा होता है। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करते हैं लैप जॉइंट की, उसके बाद हम बट जॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे आफ्टर दैट। ठीक है, तो हेडिंग डालिए आप लोग, हेडिंग डालिए सबसे पहले लैप जॉइंट।
तो लैप जॉइंट का डायग्राम मैंने बता ही दिया, अब आपको फील आ गया होगा कि लैप जॉइंट होता क्या है। सो ऑन द बेसिस ऑफ द लैप जॉइंट में अगर बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ रोज लैप जॉइंट आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट और डबल रिवेटेड लैप जॉइंट। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ सिंगल रिवेटेड और डबल रिवेटेड होता क्या है। फिलहाल ये लैप जॉइंट के कुछ डायग्राम में बना के इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं विद द हेल्प ऑफ रिविट। ठीक है, दिस इज योर रिविट। क्लियर, दिस इज योर रिविट। ये आपकी हो गई लैप जॉइंट। अब इसका अगर मैं एक्सपेंडेड फॉर्म बना लेता हूं ताकि इसको और अच्छे से डिफाइन किया जा सके आप लोग के लिए। आप लोग देखिएगा, और मशीन डिजाइन में डायग्राम और एक डेटा बुक, इन दोनों की रिक्वायरमेंट बनी ही रहती है, और इसके बिना आप मशीन डिजाइन का कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए डायग्राम बनाना और डेटा बुक को साथ में लेके चलना ये आपकी अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसके लिए बार बार आपको नहीं बताया जाएगा। ठीक है, मैं मान लेता हूं दिस इज योर रिविट 1, रिविट 2। मैं दो ही रिविट पहले की चलता हूं, रिविट 1, रिविट 2। इधर भी रिविट 1, रिविट 2 एंड रिविट 3। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं इसकी डिस्टेंस बात करता हूं, दिस इज कॉल्ड योर पिच। अगर मैं हॉरिजॉन्टली लेके चलता हूं, दिस इज कॉल्ड योर ट्रांसवर्स पिच। अगर मैं इस रिविट को और इस रिविट को जोड़ता हूं, अभी मैं साइड से बताऊंगा, दैट इज कॉल्ड योर डायगोनल पिच। सेंटर ऑफ द रिविट, या मैं कहूं सेंटर ऑफ द रिविट एंड द एज ऑफ द नियरेस्ट प्लेट, सेंटर ऑफ द रिविट एंड एज ऑफ द नियरेस्ट प्लेट के बीच की डिस्टेंस हम क्या कहलाते हैं, दैट इज कॉल्ड योर मार्जिन। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, इसके बारे में पढ़ते हैं। दैट इज योर प्लेट नंबर 1 जिसकी थिकनेस T है, एंड दिस इज T2, या दोनों की थिकनेस में T मान लेता हूं। दिस इज योर रिविट, बोथ आर द रिविट्स। ये आपकी प्लेट्स हैं, वो आपका रिविट है, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। ठीक है, तो कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, कुछ इसके टर्म्स होते हैं, जैसे कि ये पिच क्या होती है, ट्रांसवर्स पिच क्या होती है, डायगोनल पिच क्या होती है, मार्जिन क्या होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए लैप जॉइंट में, दैट इज योर पिच। तो पिच समझाने से पहले मैं ये बताता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगल रिविटेड एंड डबल रिविटेड। अगर मैं रो की बात कर रहा हूं कि भाई ये जो रिविटिंग की गई है ये सिंगल रो है, डबल रो, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, दैट इज योर फर्स्ट रो, दैट इज योर सेकेंड रो। तो ये जो डायग्राम बना है फॉर द डबल रो। सिंगल रिविटेड क्या मतलब होता है कि जो दोनों रो हैं उनमें सिर्फ एक ही रिविट लगा हो, मीन्स एक ही कॉलम में रिविट लगाया गया, लेकिन यहाँ पर ये रिविट लगा है, ये रिविट लगा है और ये रिविट लगा है, तो इसको क्या बोलेंगे, डबल रिविटेड डबल रो लैप जॉइंट। ठीक है, तो पिच क्या होता है, सो वी कैन से द पिच इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस, it is defined as the distance between the center of one rivet. It is defined as the distance between the center of one rivet to the center of the center of the adjacent rivet in the same row. तो मैं क्या लिखूंगा, पिच में
it is defined as the distance between the center of one rivet to the and the center of adjacent rivet in the same रो. मैं ना इस रो में आ रहा हूं ना ही उधर रो में, मैं एक ही रो में दो रिविट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे ही क्या बोलते हैं, पिच. ठीक है. सो मैंने क्या किया, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ वन रिविट टू द सेंटर ऑफ द एडजेसेंट रिविट इन द सेम रो, दैट इज नोन एज योर पिच. अगर मैं पिच का कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना चाहता हूं, नॉर्मली जो होता है, नॉर्मली पिच इक्वल्स टू 3 टाइम ऑफ डी होती है. मीन्स जो डायमीटर ऑफ द सेम, वेयर मैं लिख देता हूं, वेयर डी क्या होता है आपका सैंक, और सैंक क्या होता है पता है, सैंक डायमीटर. वेयर डी इज द सैंक डायमीटर. अगर आपको क्वेश्चन में ना दिया गया हो, ठीक है, तो आप पिच की वैल्यू क्या ले लेंगे, 3 टाइम ऑफ डी. इसको आप याद रखिएगा, दैट इज योर पिच. नेक्स्ट हेडिंग आ रही है, दैट इज योर मार्जिन. इसको नोट करिए, फिर मैं नेक्स्ट स्टार्ट करता हूं. मार्जिन क्या होती है, ये गिर गया था. चलिए मार्जिन रफ करो उसको. मैं हर एक चीज लिख लिख के आपको बता रहा हूं ताकि आपके नोट्स अच्छे से अच्छे बने. ठीक है, नोट्स बहुत जरूरी है रिवीजन के लिए. अगर आप अच्छे से नोट्स नहीं बनाएंगे तो रिवीजन आपके लिए बहुत ही क्रिटिकल हो जाएगा, और बार बार 1 घंटे का वीडियो देखना भी पॉसिबल नहीं है. 1 घंटे की वीडियो को आप अच्छे से समझ लेंगे तो रिवीजन में सिर्फ 10 मिनट लगेगा. क्लियर. तो अच्छे से नोट्स बनाइए और पढ़िए. मार्जिन दैट इज एम, डिनोटेड बाय एम. क्या होता है मार्जिन, यहां से देखिए, डेफिनेशन यहीं से निकालेंगे. इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द वन रिविट टू द एंड द एज ऑफ द नियरेस्ट प्लेट. या दूसरी तरह से, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द एज ऑफ द प्लेट टू द सेंटर ऑफ द नियरेस्ट रिविट. ठीक है. सो लिखिए इसमें, it is defined as the distance between the edge of one plate to the center of nearest rivet of the plate. Is it clear? It is defined as the distance between the edge of the one plate to the center of the nearest rivet. ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, मार्जिन. अगर मैं जनरली बात करता हूं, मीन्स नॉर्मली अगर आपको नहीं दिया है एग्जाम में या क्वेश्चन में मार्जिन की वैल्यू, तो एम की वैल्यू आप 1.5 टाइम ऑफ डी कंसीडर कर लेंगे. इससे भी आपकी एम की वैल्यू निकल आएगी. लेकिन इसके लिए आपको डी निकालना जरूरी होगा. अगर नहीं डी दिया होगा तो निकालना पड़ेगा, वरना डी अगर दिया है तो उससे आप मार्जिन निकाल सकते हो. क्लियर. नोट करिए, फिर हेडिंग डालिए साथ ही साथ, ट्रांसवर्स पिच. रफ करें इसको. चलिए भाई रफ करते हैं. नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ट्रांसवर्स पिच. 4 ही टर्म होते हैं इसमें बेसिकली. ट्रांसवर्स पिच, इट इज डिनोटेड बाय पी टी. ट्रांसवर्स पिच की अगर बात करते हैं, ठीक है, सो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कॉन्सिक्यूटिव रोज ऑफ द रिविट इन द सेम प्लेट. क्या होता है, इट इज
distance between the rows of the between two consecutive rows of the between two consecutive rows of the rivet in the same plate. Is it clear? In the same plate. अगर यूजली की बात करूं या नॉर्मली मैं बात करता हूं तो इसमें दो कंडीशन आपको दिख रही है नोट में। देखिए, अगर आपका जो रिवेटिंग सिस्टम किया गया है वो नॉर्मल चैन के फॉर्म में है, तब तो आपकी जो ट्रांसवर्स पिच की वैल्यू होगी दैट इज 0.8 टाइम ऑफ पी होगी। क्लियर? अगर आपकी ट्रांसवर्स पिच या जो रिवेटिंग की गई है दैट इज किसमें की गई है, नॉर्मल चैन के फॉर्म में, मीन्स ये ऐसे दिया गया है दैट इज योर पीटी इज टू 0.8 टाइम ऑफ पी। अगर चैन के फॉर्म में ना होके जिगजैग के फॉर्म में की गई है तो पीटी की वैल्यू 0.6 टाइम ऑफ पी होगी। मैं लिख दे रहा हूं, दिस इज फॉर चैन रिवेटिंग, दिस इज योर जिगजैग रिवेटिंग। तो ये दोनों कंडीशन याद रखिएगा जब भी एग्जाम में या क्वेश्चन में चैन रिवेटिंग या जिगजैग रिवेटिंग दी होगी तो इसकी सहायता से आप निकाल सकते हैं क्या, ट्रांसवर्स पिच। और ये लिखने के बाद हेडिंग डालिए डायगोनल पिच। हो गया? चलिए भाई, हेडिंग डालिए डायगोनल पिच। थोड़ा बड़ा टॉपिक है भाई, परेशान ना होइएगा। डायगोनल पिच किससे नोट करते हैं, पी डी से नोट किया जाता है डायगोनल पिच को। ठीक है, तो क्या होता है देखिए, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन the one rivet to the adjacent rivet, it is the distance between the one rivet to the other rivet in the adjacent row। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, it is the distance between the center of one rivet, it is distance between the center of one rivet to the center of other rivet in the adjacent row। ठीक है, अगर आपको डायगोनल पिच निकालनी है, ठीक है, तो आपको पीडी की वैल्यू, अगर आपको ये पता चल गई तो इन दोनों की हद से आप क्या निकालोगे, पीडी की वैल्यू। क्लियर? तो यहां तक आप ले चुके हो तो एक नोट डालिए। नोट ये रहेगा कि जो लैप जॉइंट होता है, लैप जॉइंट में जनरली बेंडिंग मूवमेंट अगर करता है। कैसे? अभी मैं डायग्राम बना के बता रहा हूं, पहले तो आप इतना लिख लीजिए। देखिए, एक नोट डालिएगा और नोट में लिखिएगा क्या, पहले मैं डायग्राम आके समझा रहा हूं। दिस इज वन प्लेट, एक और प्लेट लगी हुई है, सेकंड प्लेट। यहां पर कोई फोर्स लग रहा है दैट इज योर पी, सेम इधर फोर्स लगेगा पी। आप देखिए, इस पी फोर्स की वजह से अगर मैं इसको सेंटर मान लेता हूं और ये मैं प्लेट मान लेता हूं दैट इज योर टी, और इधर भी ये थिकनेस क्या है प्लेट की, टी, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, t/2, दैट इज योर t/2, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, जहां से ये फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज योर t/2।
तो देखिए जब फोर्स ऐसे लग रहा हो, इस पॉइंट को मैं सेंटर मान लेता हूँ, इसके ऊपर क्या लगेगा, बेंडिंग मोमेंट, इतनी डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस की वजह से इसके ऊपर एक बेंडिंग फोर्स लगेगा, सॉरी बेंडिंग मोमेंट, दैट इज योर एम बी। क्या होगा, P इंटू T/2 प्लस P इंटू T/2, सॉल्व आउट करके इसका निकल के आएगा PT। तो ये आप लिख लीजिएगा और नोट में लिखिए कि द लैप जॉइंट always subjected to a bending moment due to eccentric loading। ठीक, ये आप क्या लिखेंगे नोट में, लिखिए जल्दी से। फिर आगे देखते हैं बट जॉइंट। लैप जॉइंट बस इतना ही है, इस पे बेस्ड मैं न्यूमेरिकल लगवाऊंगा। ठीक है, ये जितनी भी चीज लिखाई है मैंने, पिच, ट्रांसफर पिच, मार्जिन, डायगोनल पिच, साथ साथ बेंडिंग, इसके ऊपर मैं न्यूमेरिकल अभी लगवाऊंगा अगर टाइम रहा तो, वरना हेडिंग डालिए आप लोग बट जॉइंट, हेडिंग डालिए बट जॉइंट। बट जॉइंट होता क्या है ये मैंने डिस्कस कर रखा है आपसे। ठीक है, बस बट जॉइंट को मैं इस तरह के फॉर्म में कैसे बनाऊंगा उसके बारे में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ठीक है, हेडिंग डालिए बट जॉइंट। आपको पता है बट जॉइंट में दो प्लेट एक दूसरे को अलाइनली टच करती हैं और इन दोनों प्लेट्स को ज्वाइंट करने के लिए हम क्या करेंगे कि स्ट्रैप प्लेट या फिर उसका दूसरा नाम होता है कवर प्लेट से उसको ज्वाइंट कर देते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। सेकंड हैंड डालिए बट जॉइंट। नेक्स्ट वन इज बट जॉइंट। बट जॉइंट को भी हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज योर सिंगल स्ट्रैप बट जॉइंट और डबल स्ट्रैप बट जॉइंट। ठीक है, कैसा होता है सिंगल स्ट्रैप, देखिएगा जैसे कि मैं दो प्लेट बना रहा हूं, दिस इज प्लेट नंबर 1, क्लियर, एंड दैट इज योर प्लेट नंबर 2। एक ये प्लेट है और एक आपकी ये प्लेट है। इधर एक और डायग्राम बना रहा हूं मैं साथ साथ, दो प्लेट्स का, एक ये प्लेट और एक ये प्लेट। इज इट क्लियर, ये आपकी दो प्लेट्स हो गई। लेकिन क्या ये प्लेट राइट से ज्वाइंट होगी, नहीं, इसके लिए आपको एक कवर प्लेट लगानी पड़ेगी। आपने क्या लगा दिया, कवर प्लेट, ये आपकी क्या हो गई कवर प्लेट। क्या ये ज्वाइंट होगी, नहीं, इसके लिए भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक कवर प्लेट। लेकिन आपको कुछ दिख रहा होगा कि इसमें आपने सिर्फ इस वाले में सिर्फ ऊपर आपने कवर प्लेट लगाया, जबकि इस वाले में आपने ऊपर नीचे दो कवर प्लेट लगाए। नहीं, कुछ नहीं, बस अगर आपका सिंगल स्ट्रैप से काम चल रहा है या सिंगल कवर प्लेट से काम चल रहा है तो आप सिंगल लगाइए, वरना आप डबल लगा लीजिए। बस सिर्फ क्या चेंज आता है, नाम में चेंज आता है, दैट इज नोन एज सिंगल स्ट्रैप बट जॉइंट। हाँ, थोड़ी बहुत मजबूती भी ज्यादा हो जाती है और कुछ नहीं, लेकिन डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है। डबल स्ट्रैप बट जॉइंट, ठीक है, पर नाम में थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाते हैं सिंगल और डबल का। ठीक है, ट्रिपल होता नहीं है, ट्रिपल लगा के फायदा क्या। ठीक है, दिस इज योर रिविट, यहां भी आपकी रिविटिंग कर दी जाती है। सिमिलरली हियर वी कैन डन द रिविटिंग, दिस इज द रिविटिंग। इज इट क्लियर, बस इतना ही डिफरेंस है बट जॉइंट के, सिंगल स्ट्रैप बट जॉइंट और डबल स्ट्रैप बट जॉइंट। एग्जाम में आता है, आप इतना तो लिख ही लेंगे कि बट जॉइंट होता क्या है, और ये दोनों डायग्राम आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अगर इतना हो गया हो तो जल्दी से नोट करिए, फिर हेडिंग डालिए स्ट्रेंथ इक्वेशन।
क्योंकि जो रिविट की स्ट्रेंथ होती है बेसिकली डिफाइन करती है अप्लाइड फोर्स को, ठीक है, कि कितना फोर्स लगाएं ताकि रिविट उसको बिना फेल हुए सह सकता है या उसको सर्वाइव कर सकता है विदाउट फेलियर. सो वी कैन से द स्ट्रेंथ ऑफ द रिविट जॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स दैट कैन बी विदस्टैंड विदाउट फेलियर, विदाउट कॉजिंग फेलियर. ठीक है, तो अगर ये हो गया तो हेडिंग डालिए स्ट्रेंथ इक्वेशंस. काफी इंपॉर्टेंट और काफी बार पूछा जाने वाला. इवन अगर ये स्ट्रेंथ इक्वेशन आपको नहीं आती तो आप भूल जाइए, कोई भी न्यूमेरिकल लगाना. ठीक है, साफ भाषा में बोल रहा हूं. तो हेडिंग डालिए स्ट्रेंथ इक्वेशन. तो जिसमें सबसे पहले मैं ये बता देता हूं कि व्हाट इज स्ट्रेंथ. सो स्ट्रेंथ ऑफ द रिविट जॉइंट इज डिफाइंड एज, मैं लिख दे रहा हूं, द स्ट्रेंथ of the rivet joint is defined as the forces that the joint can defined as the force that the joint can withstand without causing failure. ठीक है, तो ये हो गई आपकी स्ट्रेंथ ऑफ द रिविट, बेसिकली रिविट की स्ट्रेंथ. अब इसको निकालेंगे कैसे, तो इसके लिए सबसे पहली इक्वेशन है आपकी शियर स्ट्रेंथ ऑफ द रिविट. क्या होती है? शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिविट. तो शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिविट होती क्या है? सीधे PS, दिस इज कॉल्ड योर शियर स्ट्रेंथ ऑफ द रिविट, π/4 d स्क्वायर इंटू टाउ इंटू m. अभी मैं बता रहा हूं क्या होता है. ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं हर चीज. PS shear strength of the rivet, d is the diameter of the shank of the rivet, tau is the shear stress and n is the number of rivet. Clear? Where and ये जो इक्वेशन लिखी फॉर सिंगल shear या मैं कह सकता हूं सिंगल स्ट्रैप के लिए. अगर मैं यही डबल स्ट्रैप की बात करता हूँ, डबल शियर, तो आगे आपका सिर्फ 2 लिख जाएगा विच इज π/4 d स्क्वायर इंटू टाउ इंटू n. ठीक है, ये इक्वेशन आप लोग याद रखिएगा हर क्वेश्चन में, या ज्यादातर क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल करना होगा. वेयर PS shear strength of the rivet per pitch length, that is shear strength of rivet per pitch length. इसकी यूनिट क्या होगी? दैट इज ऑफ न्यूटन. D क्या होता है? शैंक डाया, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं. N इज द नंबर ऑफ रिविट, कितने रिविटिंग हुई है. एंड टाउ दैट इज ऑफ शियर स्ट्रेस, जो भी फोर्स लगाने के बाद शियर स्ट्रेस डेवलप हो रही, मैं उसकी बात कर रहा हूँ. सारी चीजें लिख दी हैं, जल्दी से नोट करिए और इस इक्वेशन को आप पूरी तरह से याद कर लीजिएगा क्योंकि काफी काम आने वाली है इक्वेशन ये. ठीक है, फॉर सिंगल शियर, दिस इज फॉर डबल शियर. डबल शियर तभी होगा जब आपका डबल स्ट्रैप लगा होगा. ठीक है, चलिए इसको लिखिए और नेक्स्ट हेडिंग डालिए टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट बिटवीन द रिविट्स. अभी तो ये रिविट की बात कर रहा था, अब मैं प्लेट की बात करूंगा कि प्लेट की टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए. हो गया, चलिए फिर हेडिंग डालिए टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट. Second one is tensile strength of the plate. Tensile strength of the plate
between the rivets. Clear? Tensile strength of the plate between the rivets. So क्या होता है देखिए, this is your PT, that is tensile strength, P minus T into thickness of the plate, and this is sigma T, and sigma T is denoted the tensile stress of the plate after applying the force on that, where PC यहाँ पर अगर मैं PT की बात करता हूँ तो PC यहाँ पर टेंसाइल हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ द प्लेट, नॉट रिवेट, टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ द प्लेट पर पिच लेंथ ऑफ द रिवेट, डी इज द सैंक डायमीटर, एन यहाँ पर है नहीं, और अगर मैं बात करता हूँ विच इज योर टी, टी इज द थिकनेस ऑफ द प्लेट, थिकनेस ऑफ द प्लेट, and sigma T is the tensile stress, और कुछ बचा, P is the pitch which is in mm. सबकी यूनिट तो आई थी आप सबको पता ही होगी, ये नोट डाउन कर लीजिए, मैं डायग्राम इसका बनाता हूँ, जरा दिखाता हूँ आप लोगों को कैसा ये कर रहा है फील। दैट इज योर रिविट वन, रिविट वन, tensile strength of the plate. लोड लगने के बाद कुछ ऐसा ही इसमें ब्रेक होगा, दैट इज योर रिविट वन, रिविट टू, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दैट इज योर पी, एंड दिस इज द डायमीटर। किसी एक रिविट को कंसीडर करके ये इक्वेशन बनाई गई है, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ नॉलेज। इस इक्वेशन का यूटिलाइजेशन हम करेंगे आगे इक्वेशंस में या क्वेश्चंस में, ठीक है। इतना हो जाए तो हेडिंग डालिए, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, क्लियर, हेडिंग डालिए क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। बोर्ड कम है इसलिए बार बार रफ करता हूँ, बहुत बड़ा होता तो एक बार ही में सारा चीज कंप्लीट कर देता, ठीक है। तो आप लोग ये मत कहिएगा कि सर लिखते हैं तो मिटा देते हैं, रफ करना पड़ता है, मजबूरी है। क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। क्रशिंग आपने डायरेक्टली देखा ही है कैसे होता है क्रशिंग, जैसे इधर कोई फोर्स लग रहा है, टेंसाइल फोर्स P, इधर भी लग रहा है सेम फोर्स, दो प्लेट्स के बीच हमने रिवेटिंग कर दी, रिवेटिंग करने के बाद दिस इज योर क्रशिंग। अब क्रशिंग कर दी तो क्रशिंग स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए प्लेट की, तो PC बराबर D इंटू T इंटू सिग्मा C, वेयर D is the diameter of the shank, T is the thickness of the plate, and sigma C is the crushing strength of the plate, crushing stress मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, that is your sigma C, this is called crushing, बाकी चीज हटा देता हूँ, crushing strength of the plate, and sigma C is equal to crushing stress, किसमें होगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसको नोट करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट। ये तो हो गए इक्वेशंस, याद रखिएगा। एक और इक्वेशन मैं लिखने जा रहा हूं, एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट। अब जॉइंट्स जो मैंने बनाए उसकी कोई एफिशिएंसी होगी, दैट इज एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट। So it is defined as the efficiency of the joint is defined as the ratio of the strength of the riveted joint, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर बोलने से अच्छा है,
it is defined as the ratio of strength of the riveted joint to the strength of the unriveted joint of the plate. So हमने रिवेटेड जॉइंट की स्ट्रेंथ तो निकाल ली है, लेकिन हमें क्या निकालनी होगी? स्ट्रेंथ ऑफ अनरिवेटेड जॉइंट. तो इसकी जो वैल्यू होती है डिनोटेड बाय पी, विच इज पी इंटू टी इंटू सिग्मा. ठीक है, पी इंटू टी इंटू सिग्मा, दिस इज ऑफ सिग्मा टी. तो ये हो गई आपकी इक्वेशन ऑफ अनरिवेटेड जॉइंट की स्ट्रेंथ की. सो अगर मैं एफिशिएंसी की बात करता हूँ, एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट दैट इज स्मॉलेस्ट ऑफ पीटी, पीसी एंड पीएस, पीटी, पीसी और पीएस टू द पी. ये इक्वेशन आपको याद रखिएगा. मीन्स इन तीनों को नहीं लेना है, इन तीनों की वैल्यू निकालने के बाद जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी उसको लेंगे और साथ साथ ये ले लेंगे. ठीक है, दैट इज योर एफिशिएंसी ऑफ द रिवेटेड जॉइंट. ठीक है, इसको नोट करिए आप लोग जल्दी से भाई नोट करिए. आज टाइम बहुत ही कम है और काम बहुत ज़्यादा है. और इसके बाद हेडिंग डालिए कॉल्किंग एंड फुलरिंग. कॉल्किंग एंड फुलरिंग. चलिए, कॉल्किंग एंड फुलरिंग होता है क्या बेसिकली? सो इट इज नथिंग बट अ मेथड टू मेक द जॉइंट एज अ लीक प्रूफ और फ्लूइड टाइट. सो और कॉल्किंग और फुलरिंग हेडिंग डालिए कॉल्किंग एंड फुलरिंग, FULLERING, कॉल्किंग एंड फुलरिंग. इट इज दी कॉल्किंग एंड फुलरिंग एक प्रकार प्रोसेस होता है जिससे हम रिवेटेड जॉइंट को लीक प्रूफ बनाता है. मीन्स टू मेक leak proof and fluid tight rivet joint. लीक प्रूफ एंड फ्लूइड टाइट रिवेट जॉइंट को बनाना ही फुलरिंग एंड कॉल्किंग कहलाता है. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कुछ नहीं होता है, सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि कॉल्किंग का जो डिवाइस होता है फ्लूइड टाइट बनाने के दौरान जिस डिवाइस का यूज करते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है फुलरिंग से, इसलिए इसके दो नाम ही पड़ गए. तो सबसे पहला देखिए कॉल्किंग. सबसे पहले हटिए कॉल्किंग. मैं ज्यादा कुछ नहीं, दोनों का काम एक ही होता है, लीक प्रूफ बनाना. मैं डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ कॉल्किंग का कैसे होता है एंड फुलरिंग कैसे होता है, और यही समझना भी है हमको. कॉल्किंग एंड फुलरिंग. हाँ, इज इट क्लियर? मैंने क्या करना है इसमें रिवेटिंग कर दें ताकि ये दोनों प्लेट रुकी तो रहे. प्लेट 1, प्लेट 2. अब इस प्लेट के जॉइंट को मुझे लीक प्रूफ बनाना है, तो कहीं ना कहीं जो इसके एजेस होंगे उसके ऊपर हम ऐसे इक्विपमेंट से हैमरिंग करेंगे या ऐसा कुछ सेटअप करेंगे ताकि ये लीक प्रूफ बन जाए. ठीक है, तो करना क्या होगा कि एक कॉल्किंग डिवाइस होता है. क्या होता है? कॉल्किंग
डिवाइस। अब कैसे दिखता है कॉल्किंग डिवाइस? देखिए मैं रेड कलर से बना रहा हूं कॉल्किंग डिवाइस। दिस इज योर कॉल्किंग डिवाइस। ठीक है, यहां भी क्योंकि लीक सिर्फ वहीं से नहीं यहां से भी हो सकता है। कॉल्किंग डिवाइस। अब इसके ऊपर हम करेंगे क्या? हम हैमर लेंगे और हैमर से इसके ऊपर हैमरिंग करना स्टार्ट करेंगे। दिस इज योर हैमर और दिस आर द कॉल्किंग डिवाइस, ये दोनों। अब इसके ऊपर हैमरिंग करेंगे तो यहाँ पर जो कॉर्नर पे लीक होने के चांसेस होंगे ये यहाँ पर, तो ये दोनों कॉर्नर जो लीक होने के पॉइंट हैं यहाँ पर हैमरिंग करने के बाद इसको पूरी तरह से क्लोज कर देंगे, जिससे कि जो डिवाइस है हमारा वो लीक प्रूफ या फ्लूइड टाइट बन जाएगा। और इस जो डिवाइस का यूज कर रहे हैं लीक प्रूफ बनाने के लिए उसे हम बोलते हैं कॉल्किंग। दैट्स व्हाई दिस मेथड इज नोन एज कॉल्किंग, एंड कॉल्किंग इज द प्रोसेस टू मेक द डिवाइस लीक प्रूफ और फ्लूइड टाइट। इज इट क्लियर? यहीं पर मैं फुलरिंग का भी बना ले रहा हूं। दूसरा मैं बना ले रहा हूं फुलरिंग। फुलरिंग फुलरिंग भी सेम ऐसे ही होता है, बस डिफरेंस होता है क्या? उसके डिवाइसेस का, और कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। दोनों का काम भी सेम है, डिफरेंस है सिर्फ और सिर्फ डिवाइस का। और देखिए बस डिवाइस का कैसे, इसमें देखिए जो डिवाइस है जो कॉर्नर पॉइंट है दैट इज योर कोन्ड, एक कोने जैसे एक कोन बना हुआ है। लेकिन इस केस में क्या होगा, एक फ्लैट डिवाइस का यूज करते हैं और इसी फ्लैट डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज योर फुलरिंग डिवाइस। और इसके ऊपर हम हैमरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। हैमरिंग करना स्टार्ट करते हैं और दिस डिवाइस इज नोन एज फुलरिंग डिवाइस। और इसी फुलरिंग डिवाइस का यूज किया गया इसलिए इसे बोला गया फुलरिंग। दिस इज योर प्लेट नंबर 1। प्लेट नंबर 2 इसको हमने क्या कर दिया था, रिवेटिंग। ठीक है, बस इन दोनों में इतना ही अंतर है। कोई पूछे व्हाट इज फुलरिंग व्हाट इज कॉल्किंग, तो बता देना फुलरिंग कॉल्किंग बोथ आर द मेथड टू मेक द डिवाइस लीक प्रूफ और फ्लूइड टाइट। और कॉल्किंग और फुलरिंग में डिफरेंस पूछे तो डिफरेंस कुछ नहीं होता, बस डिफरेंस होता है उनके टूल के शेप में, बस और कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही रखें, बहुत ज़्यादा हो रहा है। कल जो आपको मैंने अभी स्ट्रेंथ इक्वेशन कराई है उस पर बेस्ड मैं कल न्यूमेरिकल कराऊंगा। और साथ ही साथ कल मैं स्टार्ट करूंगा, आपका कहाँ गया, कल मैं स्टार्ट करूंगा लॉन्गिट्यूडनल बट जॉइंट फॉर बॉयलर सेल। इस पर न्यूमेरिकल आता है लॉन्गिट्यूडनल बट जॉइंट फॉर बॉयलर सेल पे। तो कल मैं आपको एक न्यूमेरिकल और साथ साथ लॉन्गिट्यूडनल बट जॉइंट पे बेस्ड उसका प्रोसीजर, और अगर टाइम मिला तो उससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर करेंगे। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतने रखते हैं। चलें फिर, पढ़िएगा, समझिएगा, नहीं समझ में आए तो कमेंट करिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में उसको मैं सॉर्ट आउट करूँगा। क्लियर? सो चलते हैं, जय हिंद।